Hello, good afternoon to all of you. I am Vivek Yadav from Kamla Memorial College, सीधी MP। आज मैं बीएससी फर्स्ट ईयर के छात्रों को एपोप्टोसिस की क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसे आप केयरफुली सुनेंगे। एपोप्टोसिस की प्रोसेस डियर, तो हम लोग चालू होते हैं एपोप्टोसिस की क्लास से। जो एपोप्टोसिस है, ये सभी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होने वाली एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अनवांटेड सेल्स को एक प्रोग्राम के द्वारा क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो हम चलते हैं एपोप्टोसिस से। तो क्या है एपोप्टोसिस? एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम्ड के द्वारा सेल्स को, जो अनवांटेड सेल होती हैं, जो हमारे सेल के लिए क्या होती हैं, नुकसानदायक होती हैं, उनको एक प्रोग्राम के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाता है और डिस्ट्रॉय करके उनको सेल से बाहर किया जाता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। एपोप्टोसिस एक ग्रीक वर्ड है जो एपोस और टोसिस से मिलकर बना है। यानी एपो बराबर होता है फ्रॉम और टोसिस मीन्स होता है खाली। तो जो एपोप्टोसिस है वो एक ग्रीक वर्ड है। ये एक ग्रीक वर्ड है जो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एपो मीन्स होता है फ्रॉम और टोसिस मीन्स होता है खाली। तो क्या होता है, एपोप्टोसिस की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारे सेल में जो इन्वॉल्व नहीं होती हैं, उन सेल को हम क्या करते हैं, सेल से बाहर रिलीज कर देते हैं। यानी इसके लिए एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन इन्वॉल्व होती है जिसको कहते हैं IAP। IAP का मतलब होता है इनहिबिटर ऑफ एपोप्टोसिस, इनहिबिटर ऑफ एपोप्टोटिक प्रोटीन। ये जो होती है, अगर ये हमारी अनब्लॉक होती है, अगर क्या होती है, अनब्लॉक होती है, तो अनब्लॉक होने के कारण ये जो हमारी सेल्स होती हैं, सेल कहाँ जाती हैं, सेल चली जाती हैं सेल डिवीजन के लिए। कहाँ चली जाती हैं? सेल डिवीजन के लिए। अगर यही प्रोटीन सेल में क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है। सेल में अगर यही प्रोटीन हमारी ब्लॉक हो गई तो ये जो हमारा सेल है वो कहाँ जाती है, एपोप्टोसिस में। अर्थात कि जो हमारी क्या है, इनहिबिटर ऑफ एपोप्टोटिक प्रोटीन है, जब ये प्रोटीन कहाँ जाती है, हमारी अनब्लॉक कंडीशन में होती है, तब हो जाती है हमारी अनब्लॉक। यानी ये IAP का मतलब होता है इनहिबिटर ऑफ एपोप्टोटिक प्रोटीन। अगर हमारी ये प्रोटीन ब्लॉक होती है तो एपोप्टोसिस की प्रोसेस होती है। अगर अनब्लॉक होती है, अनब्लॉक कंडीशन में होने पर ये कहाँ जाती है, हमारी सेल डिवीजन के लिए सेल को तैयार करती है।
तो ये दो कंडीशन पे होता है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो सेल में पाई जाती है, तो इसको कहते हैं इनहिबिटर ऑफ एक्टिवेट एपोप्टोसिस प्रोटीन। तो अब हम चलते हैं, ये प्रोटीन संबंधी हो गए जिससे हमारी एपोप्टोसिस की प्रोसेस और सेल डिवीजन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। अब जो हमारी एपोप्टोसिस है, एपोप्टोसिस क्या है? एक एनर्जी डिपेंडेंट, यह एक क्या है? एनर्जी डिपेंडेंट बायोकेमिकल मैकेनिज्म है जो क्या करती है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ संपन्न कराती है। क्या है? यह एक एनर्जी डिपेंडेंट यह एक क्या है? एनर्जी डिपेंडेंट बायोकेमिकल मैकेनिज्म, एनर्जी डिपेंडेंट बायोकेमिकल मैकेनिज्म है जो क्या करती है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ को प्रमोट करती है। मतलब हमारे बॉडी में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक होती है एपोप्टोसिस और एक होती है नेक्रोसिस। क्या होती है? एक चीज होती है एपोप्टोसिस वर्सेस नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस वर्सेस नेक्रोसिस। यानी जो एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस है, ये भी दोनों प्रकार की क्या है? बायोकेमिकल मैकेनिज्म है जो हमारे सेल में संपन्न होती है। तो एपोप्टोसिस की जो सेल है वो एक प्रोग्राम्ड के द्वारा होती है, प्री प्लान्ड होता है कि जो सेल का क्या करती है? डिस्ट्रॉय करती है और एक निश्चित प्रोग्राम के द्वारा सेल की डेथ कराती है। इसके लिए दो हम क्या करते हैं? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे को स्टडी करते हैं। एक तीसरा जो है आपकी मैकेनिज्म होती है जो एनर्जी डिपेंडेंट मैकेनिज्म है, वो क्या है? ग्रेन एंजाइम की भी सहायता से एपोप्टोसिस होती है। जबकि क्या है? नेक्रोसिस क्या है? एक सडन डेथ होती है, यानी एक्सीडेंटल प्रोसेस है। क्या है? सडन एक्सीडेंटल प्रोसेस होती है जिसके द्वारा सेल की डेथ होती है। जबकि एपोप्टोसिस क्या है? एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। क्या है ये? एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। यानी एपोप्टोसिस होने के पहले ये तैयार किया जाता है कि कौन सी सेल हमारी एपोप्टोसिस में जाएगी और वो सेल डिवाइड हो रही है कि नहीं। क्योंकि जो हमारा सेल है, हमारा जो बॉडी है, उसमें कई मिलियन सेल पर मिनट क्या होती हैं? बनती हैं, और कई मिलियन सेल हमारी डिस्ट्रॉय होती है। अगर हमारे बॉडी में एपोप्टोसिस की क्रिया कंटिन्यूअस नहीं होगी तो क्या होगा? कई सारी जो नई सेल बन रही हैं और जो अनवांटेड सेल है, जो हमारी अवांछनीय सेल जो हमारे सेल्स पाई जा रही है बॉडी में, अनवांटेड सेल्स, वो सेल एक दूसरे में आपस में मिलकर एक क्या बनाएंगी? एक क्लम्प का फॉर्मेशन करेंगी और आपस में एक्यूमुलेट हो जाएंगी। एक्यूमुलेट होने के साथ एक क्या बनाएंगी? ट्यूमर का फॉर्मेशन करेंगी और ये ट्यूमर क्या हो जाएगा? हमारा कैंसर का रूप ले लेता है। क्योंकि देखिए, जो प्रोग्राम के द्वारा हम एक प्री प्लान करके सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, और जबकि नेक्रोसिस में ऐसा नहीं होता। नेक्रोसिस में सर मान लीजिए हमारे हाथ में कोई पत्थर मारता है, कोई हाथ में हमारे पत्थर मार रहा है, तो यहाँ की जो हमारी सेल होती है वो एक्सीडेंटल या अचानक से क्या होती है? डैमेज होती है। जब यहाँ की सेल हमारी डैमेज होती है, उस कंडीशन में जो हमारी सेल्स होती हैं तो एक निश्चित प्लेस की
और एक सडनली एक्सीडेंटल इंजर्ड होती हैं, और इंजर्ड होने के साथ ये सेल हमारी डिस्ट्रॉय होती है। तो इस प्रकार का जो सडनली या एक्सीडेंटल जो सेल की इंजरी होती है वो नेक्रोसिस के अंतर्गत आती है। जबकि एपोप्टोसिस में प्रोग्राम का क्या किया जाता है, डिस्ट्रक्शन किया जाता है और सेल को बॉडी से रिमूव किया जाता है। इसका आप सबसे अच्छा सिंपल एग्जांपल समझ सकते हो कि जैसे हमारी ये जो फिंगर होती है, फिंगर जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, जब हमारा एम्ब्रियो यानी जब किसी भी फीटस का डेवलपमेंट एम्ब्रियो में होता है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो हमारी ये उंगलियां होती हैं, फिंगर्स, ये एक दूसरे से सटी हुई होती है और ये सटी फॉर्म में होती है। जैसे आज भी लंगूर बंदर में ये शेप उपस्थित है। इस प्रकार की जो फिंगर्स हैं वो किसमें पाई जा रही है, अभी भी लंगूर बंदर में प्रेजेंट है। लेकिन जो ह्यूमन में ये एपोप्टोसिस के क्रिया के द्वारा जो यहाँ की डेड सेल, जो दो फिंगर्स के बीच में क्या होती है, डेड सेल प्रेजेंट होती है। इन डेड सेल्स को क्या किया जाता है, एपोप्टोसिस के द्वारा क्या किया जाता है, इस डेड सेल्स को रिमूव कर दिया जाता है और रिमूव होने के कारण ये हमारी फिंगर एक दूसरे से अलग हो जाती है। जिससे ये हमारे एक दूसरे से अलग होने के कारण क्या होता है, ये फिंगर के बीच में गैप पाया जाता है। लेकिन किसी व्यक्ति में अगर सडनली म्यूटेशन होता है, एपोप्टोसिस की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती, तो उनकी जो उंगलियां होती हैं वो आपस में कहीं चिपकी भी हुई पाई जाती हैं। ऐसा आपको अपवाद के रूप में देखने को मिलेगा। मतलब उनके फिंगर्स के बीच में एपोप्टोसिस की क्रिया कंप्लीट रूप से संपादित नहीं होती है। तो जो एपोप्टोसिस की क्रिया, इस कारण से आप कह सकते हो कि यह एक क्या है, जेनेटिकली प्रोग्राम्ड प्रोसेस है। जो क्या होता है, अनवांटेड सेल्स को बॉडी के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाता है सुसाइड करके। यानी एक आवश्यक रूप से क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रियोजेनेसिस या मेटामॉर्फोसिस अथवा टिश्यू टर्नओवर के दौरान, तीन कंडीशन में यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रियोजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस और टिश्यू टर्नओवर के दौरान जो क्या होता है, एक डेलिब्रेट मतलब निर्धारित रूप से जिस सेल की सुसाइड कर क्या एपोप्टोसिस के द्वारा सेल को बाहर निकाला जाता है। यह एक जेनेटिकली प्रोग्राम्ड प्रोसेस होती है। तो जो एपोप्टोसिस की प्रोसेस है, एपोप्टोसिस की जो प्रोसेस होती है, इसमें अनेक प्रकार के स्टिमुलाई क्या होते हैं, अनेक प्रकार के सेवरल स्टिमुलाई, अनेक प्रकार के इसेंशियल ग्रोथ फैक्टर्स और अनेक प्रकार के केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जब एपोप्टोसिस की क्रिया को संपादित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स, ग्रोथ फैक्टर्स, हार्मोन्स और स्टिमुलस इन्वॉल्व होते हैं जो एपोप्टोसिस की क्रिया को संपन्न कराते हैं। तो जो एपोप्टोसिस है, यह ऑर्गेनिज्म में पाई जाने वाली एक आवश्यक क्रिया है। अब इसके आगे हम चलते हैं एपोप्टोसिस की मैकेनिज्म में। ये एपोप्टोसिस की एक इंट्रोडक्शन है और इसकी जो सिंपल आप परिभाषा या डिफिनेशन के रूप में बता सकते हो कि जो आपका क्या है, एपोप्टोसिस एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है जो अनेक प्रकार के स्टिमुलाई, ग्रोथ फैक्टर्स के द्वारा या अनेक प्रकार के केमिकल्स के द्वारा स्टिमुलेट होकर सेल में अनवांटेड सेल को दूर करने की प्रोसेस संपन्न कराई जाती है। यह प्रोसेस एपोप्टोसिस की प्रोसेस कहलाती है। तो इसमें मैं बता भी दिया हूं कि यह एक जेनेटिकली प्रोग्राम सेल डेथ होती है जो अधिकांशतः कब टिश्यू टर्नओवर, मेटामॉर्फोसिस
और इम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान पाई जाती है। अब हम चलते हैं मैकेनिज्म में। तो मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस, मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस। तो जो एपोप्टोसिस की प्रोसेस होती है वो हाईली कॉम्प्लेक्स और रेगुलेटेड मैकेनिज्म है, जिसमें एनर्जी डिपेंडेंट कैस्केड इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या है एपोप्टोसिस? एक एनर्जी डिपेंडेंट कैस्केड से इन्वॉल्व प्रोसेस है जो होती है सेल में रेगुलेट होती है, और यह एक हाईली कॉम्प्लेक्स और रेगुलेटेड मैकेनिज्म है जो अनवांटेड सेल को सेल से रिमूव करने का काम करती है। तो ये जो है कैस्केड डिपेंडेंट जो मैकेनिज्म है, इसमें इसके साथ साथ कैस्पेस इंडिपेंडेंट पाथवे भी इन्वॉल्व होते हैं जो एपोप्टोसिस की प्रोसेस को क्या करते हैं, एपोप्टोसिस की प्रोसेस को संपन्न करने में सहायक होते हैं। तो जो कैस्केड डिपेंडेंट एपोप्टोसिस के पाथवे हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार है। तो यहाँ पे कैस्केड पाथवेज और एपोप्टोसिस, यहाँ पे जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो कैस्पेस डिपेंडेंट पाथवे है जो एपोप्टोसिस की क्रिया को संपन्न कराते हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स में आपका नंबर 1 होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, और दूसरा है इंट्रिंसिक पाथवे, और तीसरा होता है परफोरिन और ग्रेनजाइम पाथवे। ये 3 प्रकार के जो एपोप्टोसिस के पाथवे हैं जिसके द्वारा क्या होता है, एपोप्टोसिस की प्रोसेस संपन्न होती है। और जो परफोरिन अथवा ग्रेनजाइम पाथवे होता है, ये क्या होता है, ग्रेन एंजाइम बी के द्वारा एपोप्टोसिस की प्रोसेस को इंड्यूस करने में सहायक होते हैं। किसके? ग्रेन एंजाइम बी जो होते हैं, ये एंजाइम होते हैं जो एपोप्टोसिस की प्रोसेस को इंड्यूस करने में सहायक होते हैं। तो हम चलते हैं अब यहाँ से। जो पहला है आपका कैस्पेस वर्ड आया है आपका यहाँ पे कैस्पेस। तो कैस्पेस क्या होते हैं? कैस्पेस एक प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी को संचालित करने के लिए क्या होते हैं? प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी को संपादित करने वाले क्लीवेज होते हैं जो प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी को संपादित करते हैं। ये क्या होते हैं? कैस्पेसेस
कैस्पेसेस जो होते हैं, कैस्पेसेस क्या होते हैं, ये किसको संपन्न कराते हैं, प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी के, और ये मुख्य रूप से सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएज एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएज। क्या होते हैं, प्रोटीएज जिस भी शब्द के लास्ट में ASE क्या लगा होता है, ASE, जैसे ये प्रोटीएज। एज का मतलब होता है एंजाइम, एज का सीधा संबंध होता है एंजाइम से। तो जो कैस्पेसेस होते हैं वो एक प्रकार के क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जो प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी को क्या कराते हैं, संपन्न कराते हैं, और इसके सिस्टीन के द्वारा, सिस्टीन रेसिड्यू के कारण, किसके कारण, सिस्टीन साइट के कारण जो इसका नाम पड़ा है कैस्पेस, वो किसके कारण पड़ा है, सिस्टीन साइट, जो कहां पे होती है, सी टर्मिनल। कहां पे होती है, जो इसमें जो होता है सिस्टीन होता है, सिस्टीन साइट के कारण, इसमें जो होता है सिस्टीन होता है, सिस्टीन साइट के कारण क्या होता है, इसका नाम कैस्पेस पड़ा है, और कैस्पेस के सी टर्मिनल पर स्पार्टेट रेसिड्यू प्रेजेंट होता है, और कैस्पेस के सी टर्मिनल पर स्पार्टेट रेसिड्यू प्रेजेंट होता है। क्या होता है, सिस्टीन साइट के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, कैस्पेस पड़ा है, और कैस्पेस के सी टर्मिनल पर, कहां पे, सी टर्मिनल पर क्या प्रेजेंट होता है, एस्पार्टेट रेसिड्यू यानी शोर पाया जाता है, ये प्रेजेंट होता है। तो आप समझ गए कैस्पेस क्या होते हैं, कैस्पेसेस प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी को संपन्न कराते हैं, मतलब प्रोटियोलाइटिक का सीधा संबंध है प्रोटीन का डिग्रेडेशन या प्रोटीन को तोड़ने से। तो जब प्रोटीन टूटती है उसके लिए कौन इन्वॉल्व होता है, एपोप्टोसिस में, उसके लिए कैस्पेस इन्वॉल्व होते हैं। तो आज के समय में टोटल 12 प्रोटियोलाइटिक कैस्पेसेस आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। तो आपको 3 चीज इसमें मेन आपको बता दिए हैं, आप इसको अच्छे से नोट डाउन भी कर सकते हैं और देख कर भी समझ सकते हैं कि जो कैस्पेस होते हैं ये क्या होते हैं, किससे बने होते हैं, सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएज होते हैं, जो प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज, किसको, प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी को संपन्न कराते हैं। दूसरी चीज कि जो ये कैस्पेस होते हैं वो क्या होते हैं, सेलेक्टिव प्रोटीन को क्लीव करने में इन्वॉल्व होते हैं, और जो कैस्पेस होता है इसके सी टर्मिनस पर स्पार्टेट रेसिड्यू प्रेजेंट होता है। ठीक, अब आज के समय में, आज तक मतलब कि 12 कैस्पेसेस 12 कैस्पेसेस क्या किए गए हैं, आइडेंटिफाई किए गए हैं अथवा खोजे गए हैं। तो टू डेट मतलब आज दिनांक तक 12 कैस्पेसेस are identified and are
आइडेंटिफाई, यानी आज दिनांक तक 12 कैस्पेसेस आइडेंटिफाई किए गए हैं, लेकिन सभी कैस्पेसेस एपोप्टोसिस की प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन अधिकांशतः कैस्पेसेस क्या होते हैं, एपोप्टोसिस की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। इनको दो कैटेगरी में हम अलग अलग कैटेगराइज करते हैं, यानी 12 कैस्पेस आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो एक जो कैस्पेस होता है वो इनिशिएटर के रूप में काम करता है, यानी एक जो होता है वो कैसा होता है, इनिशिएटर कैस्पेस होता है। एक होता है इनिशिएटर कैस्पेस के रूप में कैटेगराइज किया गया है। किसके रूप में, इनिशिएटर कैस्पेसेस के रूप में हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो जिसके अंतर्गत आते हैं कैस्पेस 3, 8, 9 और 10। ये जो कैस्पेस है 3, 8, 2, 8, 9, 10, 2, 8, 9 और 10, ये जो कैस्पेसेस हैं वो इनिशिएटर कैस्पेसेस के रूप में आइडेंटिफाई किए गए हैं, कैटेगराइज किए गए हैं। जो दूसरी कैटेगरी है वो है इफेक्टर। क्या होती है, इफेक्टर और एक्सक्यूटनर। इफेक्टर और एक्सक्यूटनर एक्सक्यूटनर्स के रूप में है। तो इसके अंतर्गत आते हैं कैस्पेसेस 3, 6 और 7। 3, 6 और 7 जो कैस्पेसेस है ये है जो किसके अंतर्गत आते हैं, ये जो आ रहे हैं आपको एक्सक्यूटनर या इफेक्टर कैस्पेसेस के रूप में कैटेगराइज किया गया है। ये जो सभी कैस्पेसेस होते हैं, आपको पता चल गया कैटेगरी, जो 12 आइडेंटिफाई किए गए हैं उसमें से सभी क्या होते हैं, किसमें, एपोप्टोसिस की प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन अधिकांशतः जो होते हैं कैस्पेसेस वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें आपके एपोप्टोसिस के प्रोसेस में। लेकिन इन्हीं कैस्पेसेस को दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर चुके हैं, जिसको हम पढ़ते हैं इनिशिएटर कैस्पेसेस के रूप में 2, 8, कैस्पेस 2, कैस्पेस 8, कैस्पेस 9 और कैस्पेस 10। और जो दूसरी कैटेगरी है वो इफेक्टर अथवा एक्सक्यूटनर कैस्पेस के रूप में जानी जाती है। उसके अंतर्गत कैस्पेस 3, कैस्पेस 6 और कैस्पेस 7 रखे गए। तो ये हो गया कैस्पेसेस कैटेगरी। तीसरी चीज जो कैस्पेस होते हैं, जो कैस्पेसेस होते हैं, ये सभी कैस्पेसेस जो क्या होते हैं, प्रोकैस्पेसेस के फॉर्म में सिंथेसाइज किए जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कि जो कैस्पेसेस होते हैं, ये सभी कैस्पेसेस क्या होते हैं, प्रोकैस्पेस के फॉर्म में सिंथेसाइज किए जाते हैं, ना कि कैस्पेस के रूप में पाए जाते हैं। तो हम अब चलते हैं, ये तो कैस्पेस के बारे में था, जो क्योंकि कैस्पेस डिपेंडेंट होता है। अब इसमें कैस्पेस क्या है इसको हमने क्लियर किया है, तो आपको समझ में आएगा कैस्पेस क्या है। तो अब चलते हैं मैकेनिज्म में। तो इसकी जो मैकेनिज्म है वो है आपकी जो पहली मैकेनिज्म है वो है आपकी एपोप्टोसिस की एक्सट्रिंसिक एपोप्टोसिस पाथवे।
एक्सट्रिंसिक एपोप्टोसिस जो पाथवे है, ये क्या होता है? जो एक्सट्रिंसिक एपोप्टोसिस पाथवे, एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है एक्सटर्नल, यहाँ पे सीधा एक्सट्रिंसिक का मतलब है एक्सटर्नल से, यानी जो एपोप्टोसिस की जो प्रोसेस होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स के द्वारा संपादित कराई जाती है। यानी ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें कई सारे एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स एपोप्टोसिस की प्रोसेस को संपन्न कराने में इन्वॉल्व होते हैं। तो पहली चीज है कि जो एक्सटेंसिव एपोप्टोसिस की प्रोसेस है, इसमें क्या होती है? ए नंबर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स इंड्यूस्ड एपोप्टोसिस मतलब कि यह जो एपोप्टोसिस की प्रोसेस है वो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स के द्वारा इंड्यूस्ड होती है। मतलब इसमें अंदर के कोई भी केमिकल एक्सट्रामुलेटर नहीं होते हैं, ये एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स के द्वारा संपन्न होती है। तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं। किसके साथ? सेल सरफेस रिसेप्टर मतलब जो डेड सेल्स यानी नेचुरल किलर सेल्स या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती है, वे क्या होती हैं? जो सेल के बाहर प्रेजेंट होती हैं, सेल के सरफेस पर पाई जाती है, और इनके सरफेस पर जो सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं उनके साथ ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स हमारे बाइंड होते हैं। तो हम इसको एक फिगर के द्वारा एग्जांपल के रूप में हम ले रहे हैं। एक सेल सरफेस रिसेप्टर जिसको कहते हैं फास FAS, यानी फास का सीधा फास क्या है? सेल सरफेस रिसेप्टर होता है। यानी ये फास जो होते हैं इसमें जो आपका एक सेल सरफेस रिसेप्टर है, एग्जांपल के रूप में हम मान रहे हैं FAS। ये जो फास सेल सरफेस रिसेप्टर है ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF मेमोरी जो फास सेल सरफेस रिसेप्टर है। क्या है? सेल सरफेस रिसेप्टर है। ये रिसेप्टर जो होता है ये रिसेप्टर है, ये मेंबर ऑफ TNF का मतलब होता है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ट्यूमर मेंबर ऑफ TNF फैमिली। ये क्या है? ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर फैमिली का एक रिसेप्टर होता है जो होमोट्राइमेरिक क्या होता है? होमोट्राइमेरिक ट्रांसमेम्ब्रेन के
होमोट्राइमेरिक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के लिगैंड फास्ट एल के साथ बाइंड होता है। जो फास्ट एल यानी फास्ट रिसेप्टर का जो लिगैंड होता है वो हमारे लिम्फोसाइट सेल में प्रेजेंट होता है। जो फास्ट एल जो ये बाइंड होता है सेल सरफेस रिसेप्टर, वो कहाँ होता है? हमारे लिम्फोसाइट सेल्स के, हमारे शरीर के लिम्फोसाइट सेल्स में फास्ट सेल सरफेस रिसेप्टर का लिगैंड प्रेजेंट होता है, जिससे फास्ट रिसेप्टर बाइंड होता है। तो ये फास्ट रिसेप्टर समझिए क्या है? ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर फैमिली का मेंबर होता है जो अपने लिगैंड के साथ बाइंड होता है। तो इसको हम एक फिगर के रूप में भी एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, आप देखिएगा। ये हमारी टारगेट सेल है, यानी टारगेट सेल सॉरी, ये नेचुरल किलर सेल्स या साइटोटॉक्सिक टी सेल है। इसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं लिगैंड्स। क्या होते हैं? लिगैंड्स, यानी जो सेल सरफेस रिसेप्टर जिससे बाइंड होता है उसके लिगैंड्स पाए जाते हैं, जिसको आप कहते हैं फास्ट एल। ये हमारी है नेचुरल किलर सेल्स। ये नेचुरल के सरफेस पर हमारे क्या पाए जाते हैं? ये रिसेप्टर है जिसको कहते हैं फास्ट एल। अब ये जो फास्ट एल होते हैं ये किसके साथ बाइंड होते हैं? तो ये इनकी जो बाइंडिंग होती है वो बाइंडिंग होती है फास्ट रिसेप्टर के साथ। किसके साथ होती है? फास्ट रिसेप्टर। ये होते हैं फास्ट रिसेप्टर के साथ। ये फास्ट जो रिसेप्टर होते हैं, ये फास्ट रिसेप्टर डेथ डोमेन के साथ जुड़े होते हैं। ये हो गए, ये प्रेजेंट हो, ये इनके जो ऊपर होता है ये हो गए हमारे फास्ट लिगैंड, ये हो गए हमारे फास्ट रिसेप्टर। फास्ट रिसेप्टर ये हमारी हो गई
टारगेट सेल, ये क्या है? टारगेट सेल। टारगेट सेल के ऊपर हमारे ये प्रेजेंट है, और ये होते हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये हमारे हैं डेथ डोमेन। क्या होते हैं ये हमारे हैं डीई, डेथ इफेक्टर डोमेन, यानी डेथ ये डेथ डोमेन है जो किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? डेथ डोमेन जो होता है वो एसोसिएटेड होता है हमारे किसके साथ? जो डेथ डोमेन होता है वो एसोसिएटेड होता है FADD, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। ये किससे एसोसिएटेड होते हैं? फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन के साथ जुड़े होते हैं। ये होता है FADD। ये है हमारा FADD। ये क्या है? FADD। FADD का मतलब है फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन विथ इफेक्टर प्रोटीन। डेथ डोमेन विथ इफेक्टर प्रोटीन क्या है? फास्ट एसोसिएटेड, इसका जो पूरा नाम है वो होता है फास्ट एसोसिएटेड विथ फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन विथ फास्ट एसोसिएटेड विथ डेथ डोमेन। क्या है? फास्ट एसोसिएटेड विथ डेथ डोमेन। ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट करता है प्रोकैस्पेस 9 को। क्या होता है? ये क्या करते हैं? कैस्पेस 9 को क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। प्रोकैस्पेस 9 है, प्रोकैस्पेस 9, और प्रोकैस्पेस 9 एक्टिवेट कर देता है कैस्पेस 9 को। और कैस्पेस 9 जो होता है प्रोकैस्पेस 3 को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। किसको? प्रोकैस्पेस 3 से कैस्पेस 3 का निर्माण करता है, और ये कैस्पेस 3 एपोप्टोसिस की प्रोसेस को इंड्यूस्ड करते हैं। तो क्या होता है? कैस्पेस 8 और फिर होता है एपोप्टोसिस। क्या होती है? एपोप्टोसिस ऑफ टारगेट सेल्स। तो इसको हम समझते हैं क्या क्या कंडीशन होती है कि ये हमारा एक एक्सट्रिंसिक पाथवे का एक फिनोमिना का एक सिंपल डायग्राम है, जिसके द्वारा हम आपको समझाने जा रहे हैं कि जो ये हमारा नेचुरल किलर सेल है, नेचुरल किलर सेल्स के सेल सरफेस पर, नेचुरल किलर सेल्स ये हमारी है, इस नेचुरल किलर सेल्स के सरफेस पे हमारे क्या प्रेजेंट है? नेचुरल किलर सेल के सरफेस पे हमारे प्रेजेंट होते हैं फास्ट लिगैंड। क्या होते हैं? फास्ट लिगैंड, जिससे फास्ट रिसेप्टर हमारा बाइंड होता है। ये जो फास्ट रिसेप्टर होता है ये आपस में अटैच होते हैं डेथ प्रोटीन। डेथ किससे होते हैं? डेथ डोमेन से। जो FADD होता है ये क्या होता है? डेथ FADD फास्ट एसोसिएटेड डेथ जो डोमेन होता है
वो दो प्रकार के डोमेन कंटेन करता है। एक डेथ डोमेन होता है, डेथ डोमेन से अटैच होते हैं कौन? फास्ट रिसेप्टर। क्या होता है? डेथ डोमेन से जो अटैच होता है वो फास्ट रिसेप्टर होता है, और दूसरा जो डोमेन होता है वो होता है डेथ इफेक्टर डोमेन। क्या होता है? जो डेथ इफेक्टर डोमेन। ये जो डेथ इफेक्टर डोमेन होता है वो क्या करता है? प्रोकैस्पेस 8, डेथ इफेक्टर जो डोमेन होता है प्रोकैस्पेस 8 के साथ बाइंड होता है। कौन? ये डेथ इफेक्टर डोमेन जो होता है वो किसके साथ बाइंड होता है? ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स जो है यहां से आपका यहां तक, कहां से? ये यहां मैं बना देता हूं, ये लेके आपका ये कहलाता है डिस्क। क्या कहलाता है? डिस्क। ये एक डिस्क का फॉर्मेशन होता है। तो जो क्या होता है? डेथ डोमेन जो फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन होता है वो क्या होता है? इसमें दो डोमेन्स पाए जाते हैं। एक होता है डेथ डोमेन जिससे अटैच होते हैं फास्ट रिसेप्टर, जो दूसरा होता है वो डेथ इफेक्टर डोमेन होता है। डेथ इफेक्टर डोमेन के साथ जो बाइंड होते हैं वो होते हैं प्रोकैस्पेस 8, और जो डेथ इफेक्टर डोमेन जो होता है प्रोकैस्पेस 8 के साथ बाइंड होता है। प्रोकैस्पेस 8 के साथ बाइंड होने के कारण वो प्रोकैस्पेस 8 को कैस्पेस 8 में कन्वर्ट कर देता है, और ये कैस्पेस जो 8 होते हैं ये प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज करते हैं। किसकी? प्रोकैस्पेस 8 की प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज करते हैं, और ये प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होती है तो जो कैस्पेस 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक्टिवेट कर देते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोकैस्पेसिस की एक्टिविटी को, टारगेट सेल की एपोप्टोसिस को इंड्यूस करता है। इस प्रकार से इस कॉम्प्लेक्स के द्वारा क्या होता है? एक डेथ इफेक्टर डोमेन और प्रोकैस्पेस एस की बाइंडिंग के साथ कारण जो कैस्पेस एस होते हैं कैस्पेस 8 एक्टिवेट होते हैं, और ऑटो एक्टिवेटिंग क्लीवेज के कारण एक्टिवेट होकर जो टारगेट सेल की एपोप्टोसिस को इंड्यूस करते हैं। ये हो गया हमारा क्या? एक्सट्रिंसिक पाथवे एपोप्टोसिस का जो एक सिंपल तरीके से दिखाया गया है, आपको समझ भी आया होगा। ये बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से है, कुछ नहीं होता है। नेचुरल किलर सेल्स या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कुछ भी हम ले सकते हैं जो हमारी क्या होती हैं, जिसमें फास्ट लिगैंड पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? एपोप्टोसिस की प्रोसेस को इंड्यूस करते हैं। तो ये हो गई हमारी एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब अगला जो पाथवे है इंट्रिंसिक पाथवे है, उसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगला है इंट्रिंसिक पाथवे। जो इंट्रिंसिक पाथवे ये जस्ट एक्सट्रिंसिक का उल्टा होता है, मतलब ये सेल के अंदर क्या होता है? जो सेल के अंदर जो होते हैं वो एक्सोजीनस सिग्नल्स रिएक्ट करते हैं। तो इसमें केवल जो एपोप्टोसिस होती है, इसका कहने का तात्पर्य है कि जो एपोप्टोसिस की प्रोसेस है केवल एक्सोजीनस यानी एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स के द्वारा ही संपन्न नहीं होती है, बल्कि इंट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स भी एपोप्टोसिस की प्रोसेस को इंड्यूस्ड करते हैं। मतलब कि इंट्रासेलुलर जो सिग्नल्स होते हैं, इंट्रासेलुलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? इंट्रिंसिक
एपोप्टोसिस की पाथवे को इंड्यूस करते हैं और जो हमारी डेड सेल होती हैं या अनवांटेड सेल्स होती हैं वो उनको डिस्ट्रॉय करते हैं और उनको बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं, जिससे हमारे अंदर कोई भी हार्मफुल इन्फेक्शन नहीं दिखाई दे। तो इसके लिए हम चलते हैं। सबसे पहले इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इस प्रकार की एपोप्टोसिस में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। किसका होता है? एक्सट्रिंसिक जो एपोप्टोसिस होता है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है आपका क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या करता है? सेंट्रल रोल प्ले करता है। और सेंट्रल रोल प्ले करता है किसमें? इंट्रिंसिक एपोप्टोसिस में। वो भी कैसे? वो इस प्रकार से कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो साइटोक्रोम सी रिलीज करता है। साइटोक्रोम सी जो रिलीज होता है, साइटोक्रोम सी हमारी इंट्रिंसिक एपोप्टोसिस को क्या करता है? इंड्यूस्ड करता है। अब इसको भी हम एक क्या फिगर के द्वारा समझाएंगे। तो जो इंट्रिंसिक एपोप्टोसिस है, इंट्रिंसिक एपोप्टोसिस जो पाथवे है, इंट्रिंसिक एपोप्टोसिस की पाथवे में हम जो मेन रोल होता है वो किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। हाँ सर, 5 नंबर लगा है सर। तो इसका जो सबसे मेन रोल होता है माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। वो कैसे? माइटोकॉन्ड्रिया साइटोक्रोम सी को रिलीज करता है। इसको भी हम एक फिगर के द्वारा आपको समझाएंगे। तो ये क्या है? एक सेल है और इस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रियल सेल है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ये जो माइटोकॉन्ड्रियल सेल है ये क्या करती है? रिलीज करती है किसको? साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी को रिलीज करती है। क्या करती है? रिलीजिंग ऑफ साइटोक्रोम सी। क्या करती है? ये साइटोक्रोम सी को रिलीज कर दी। इसको हम C/T और C भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। साइटोक्रोम सी को रिलीज करती है और ये जो साइटोक्रोम सी होते हैं वो किसके साथ बाइंड होते हैं? साइटोक्रोम सी जो बाइंड होता है वो होता है एक एपॉफ1 प्रोटीन, यानी एपोप्टोटिन प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर। ये क्या होता है? एपॉफ क्या होता है? ये होता है APAF1। इसको कहते हैं एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर 1। ये हो गया। और ये तीनों चीज कौन कौन? एपॉफ1। ये हो गई आपकी एपॉफ1। और एपॉफ1 मिलता है किसके साथ?
एक लिगैंड के साथ, जिसको कहते हैं प्रोकैस्पेस 9, इनकी जो बाइंडिंग होती है वो बाइंडिंग होती है प्रोकैस्पेस 9 के साथ। जो ये एपाफ1 साइटोक्रोम सी और ये हो गया प्रोकैस्पेस 9, ये हो गया आपका प्रोकैस्पेस 9। बाइंडिंग ऑफ प्रोकैस्पेस 9, ये क्या होते हैं? बाइंड होते हैं। ये जब तीनों चीज आपस में बाइंड होते हैं तो क्या बनाते हैं? ये हो गई आपकी एपाफ प्रोटीन, ये हो गई आपकी एपाफ फर्स्ट। क्या हो गई? एपाफ फर्स्ट। इसके साथ बाइंड हो गया आपका ये साइटोक्रोम सी और ये हो गया प्रोकैस्पेस 9। ये तीनों चीज आपस में बाइंड होकर एपाप्टोसोम का निर्माण करते हैं। ये जो तीनों चीजें आपस में क्या होती हैं? बाइंड होती हैं और ये जो बाइंड होकर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है और ये कॉम्प्लेक्स कहलाता है आपका एपाप्टोसोम। क्या कहलाता है? एपाप्टोसोम। क्या कहलाता है? एपाप्टोसोम। एक कॉम्प्लेक्स बन गया, इसमें एपाफ प्रोटीन, साइटोक्रोम और प्रोकैस्पेस 9 बाइंड होकर एक कॉम्प्लेक्स बनाए और ये कॉम्प्लेक्स कहलाता है आपका एपाप्टोसोम। और ये एपाप्टोसोम क्या होते हैं? इस एपाप्टोसोम में अब इसके जो नीचे की प्रोसीजर है उसमें क्या होता है? जो प्रोकैस्पेस 9 होता है, प्रोकैस्पेस जो 9 होता है, ये एपाफ1 और इसके साथ क्या बनाया? प्रोकैस्पेस साइटोक्रोम सी, एपाफ1 और एपाफ1 और प्रोकैस्पेस 9 मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाए जिसको कहते हैं एपाप्टोसोम। और एपाप्टोसोम का निर्माण होता है। ये एपाप्टोसोम प्रोकैस्पेस 9 के ऑटो एक्टिवेटिंग करते हैं क्लीवेज। ये क्या करते हैं? ये प्रोकैस्पेस 9 की ऑटो एक्टिवेटिंग करते हैं क्लीवेज को, जिससे क्या होता है? कैस्पेस 9 का निर्माण होता है। और ये कैस्पेस 9 क्या होता है? प्रोकैस्पेस 9 चेंज हो जाता है कैस्पेस 9 में और कैस्पेस 9 इंटर्न होता है प्रोकैस्पेस 3 में। अब प्रोकैस्पेस 3 से कैस्पेस 3 का निर्माण होता है और क्या बनता है? एक एपाप्टोसिस की प्रोसेस इंड्यूस्ड होती है। तो इसके बाद ये जो प्रोसेस होती है इंड्यूस्ड होने के बाद, तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स था, इस कॉम्प्लेक्स में ऑटो एक्टिवेटिंग क्लीवेज होता है। ऑटो एक्टिवेटिंग क्लीवेज के कारण जो प्रोकैस्पेस 9 था वो किसमें हो गया? चेंज हो गया कैस्पेस 9 में। प्रोकैस्पेस 9 जो होता है चेंज इनटू, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाई ऑटो एक्टिवेटिंग क्लीवेज प्रोकैस्पेस 9 चेंज into
कैस्पेस 9, ये कैस्पेस 9 में चेंज हो गया। और ये कैस्पेस 9 जो होता है, ये कैस्पेस 9 प्रो कैस्पेस 3 को कैस्पेस 3 में क्या करता है, प्रो कैस्पेस 9 क्या करता है, कैस्पेस 9 में चेंज होता है। और कैस्पेस जो 9 होता है वो क्या होता है, प्रो कैस्पेस 3 को कैस्पेस 9 क्या कर देता है, ये जो होता है प्रो कैस्पेस 3 को कैस्पेस 3 में चेंज कर देता है, जो क्या हो जाती है, इंड्यूस्ड एपोप्टोसिस प्रोसेस। क्या हो जाती है, इंड्यूस्ड एपोप्टोसिस प्रोसेस ऑफ टारगेट सेल्स। तो क्या होता है, इसको आप समझ लो कि जो इंट्रिंसिक होती है प्रोसेस एपोप्टोसिस की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है माइटोकॉन्ड्रिया का जो सेंट्रल रोल होता है, ये रिलीज करता है साइटोक्रोम सी। और साइटोक्रोम सी के साथ साथ यहाँ पे एक क्या होती है, साइटोक्रोम सी जो होता है एक होता है एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 के साथ इंटरेक्ट होता है। और इस प्रोटीन के साथ एक प्रोकैस्पेस 9 आपस में बाइंड होकर एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स आपका कहलाता है एपोप्टोसोम। क्या कहलाता है, एपोप्टोसोम। और ये जो एपोप्टोसोम होता है क्या करता है, ऑटो एक्टिवेटिंग क्लीवेज को स्टार्ट करता है, जिसके कारण ऑटो एक्टिवेटिंग क्लीवेज के कारण प्रोकैस्पेस 9 कैस्पेस 9 में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज होता है, कैस्पेस 9 में। और ये कैस्पेस 9 प्रोकैस्पेस 3 को, किसको, प्रोकैस्पेस 3 को कैस्पेस 3 में चेंज कर देता है। और ये कैस्पेस 3 क्या करती है, टारगेट सेल्स की एपोप्टोसिस करती है और एपोप्टोसिस के प्रोसेस को इंड्यूस करती है, जिससे हमारे अंदर जो मिलियंस ऑफ सेल्स होती है जो बनती रहती है, और जो डेथ सेल हो जाती है, यानी ओल्ड सेल और न्यू सेल्स आपस में कंबाइन नहीं हो पाती, जिससे हमारे बॉडी में एबनॉर्मल डिसीजेस होने की संभावना कम रहती है। लेकिन अगर एपोप्टोसिस की प्रोसेस हमारे शरीर में या बॉडी में नहीं होंगी तो अनेक प्रकार की एबनॉर्मलिटीज उत्पन्न होंगी, और जिसके कारण हमारे बॉडी में कई सारी डेंजरस खतरनाक बीमारियां जैसे ट्यूमर और कैंसर जैसे भयावह रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एपोप्टोसिस की प्रोसेस का होना आवश्यक होता है। तो ये जो आपको टॉपिक हमने पढ़ाया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर के हिसाब से भी और आपके लाइफ के हिसाब से भी ये चीजें जानना जरूरी है। और आप इसको ध्यान से पढ़ें, केयरफुली पढ़ें, जहां पे समझ में आया हो आप हमसे पूछ सकते हैं और इसको ध्यान से पढ़ लें। हमारे हिसाब से आपको अच्छा समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नई नई वीडियो की अपडेट्स लगातार आपको इस चैनल से प्राप्त होती रहें। आज का दिन आपका शुभ हो।